Welcome, dear students. Our today's topic is standing waves on a string. तो इसमें जो important topics हम cover करेंगे, they will be normal modes, eigenfrequencies, and the ratio of these eigenfrequencies. अगर हम एक string लेंगे और उसको दोनों ends पे क्लैप करेंगे या फिक्स करेंगे और उसके बाद उसको वाइब्रेट कराएंगे तो इसमें स्टेशनरी वेव्स जनरेट होते हैं. A stationary wave is generated on a string which is fixed at both ends and when it is made to vibrate. तो चूंकि इसके दोनों ends, one end is here and the second end is here, चूंकि दोनों ends फिक्स्ड हैं तो ये मूव नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंड्स जो हैं दे विल बी द पोजीशंस ऑफ नोड्स, यानी द पोजीशंस ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट. बट फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज एक तो ये दो एंड्स भी नोड्स होंगे और इनके बीच में भी इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स, दे आल्सो विल एक्ट एज नोड्स, यानी कि वहां पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी. इसके अलावा कुछ और पोजीशंस ऐसी होंगी स्ट्रिंग पे जहां पे मैक्सिमम ऑसिलेशन होगी, तो द पोजीशंस ऑफ द मैक्सिमम ऑसिलेशन वी कॉल देम एंटीनोड्स. तो इस स्ट्रिंग पे ऑल्टरनेटिवली नोड्स और एंटीनोड्स हमें देखने को मिलेंगे. So almost all the musical instruments generate standing waves. मिसाल के तौर पे पियानो है, गिटार है, तो इसमें हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं ऑन द स्ट्रिंग्स. इसी तरह ऑर्गन पाइप्स के अंदर एयर होता है, तो उन एयर कॉलम्स में हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं. अच्छा, जो एक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स होती है तो इट कैन नॉट वाइब्रेट विद ऑल फ्रीक्वेंसीज. इट कैन वाइब्रेट विद अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड दोज फ्रीक्वेंसीज उन्हें हम या तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज कहेंगे या आइगन फ्रीक्वेंसीज कहेंगे, और इन ही फ्रीक्वेंसीज को हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग बी कहते हैं. सो नॉर्मल मोड्स आर दोज फ्रीक्वेंसीज विद व्हिच अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैन वाइब्रेट, क्योंकि a string cannot vibrate with any frequency. Let us consider a string of length L which is fixed at both ends and we set it into vibration. So one wave train which is incident from one end, it can be represented as y1 is equal to a times sine of omega t plus kx. तो जब ये दूसरे एंड पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो द रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी देन रिप्रेजेंटेड एज माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज हो जाएंगी एंड वी विल गेट रिजल्टेंट वेव जिसकी डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज y1 प्लस y2. तो इसमें हम y1 और y2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx. now y2 which is minus a times sine of omega t minus kx. तो इन दो टर्म्स में से हम a कॉमन आउट कर सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड. सो वी विल गेट a. पहली टर्म में
we will be getting omega sin of omega t plus kx, then minus, और दूसरी टर्म में sin of omega t minus kx. This is the expression that we have got. तो यहाँ पे हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन a माइनस साइन b. तो पहली टर्म में जो हमें साइन का आर्गुमेंट है ओमेगा t प्लस kx, वी विल ट्रीट दिस एज कैपिटल A. और दूसरी टर्म में जो साइन का आर्गुमेंट है ओमेगा t माइनस kx, वी विल ट्रीट दैट एज b. So जब हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, वी विल गेट y इक्वल्स a इंटू 2 into sine of a minus b by 2. So that means denominator में 2 है, a that is omega t plus kx, then minus b which is omega t minus kx, into cos of a plus b by 2. A is omega t plus kx and b is omega t minus kx. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम. We will get y equals, we can write it as twice a into sine of, तो साइन के अंदर जो आर्गुमेंट है इसमें हम ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो we will get omega t plus kx minus omega t, और माइनस माइनस प्लस बनेगा, we will get plus kx and whole divided by 2 into cos of, यहाँ पे तो ब्रैकेट्स हटाने की जरूरत है नहीं, it is omega t plus kx plus omega t minus kx whole divided by 2. तो पहली टर्म में ओमेगा टी एंड ओमेगा टी कैंसल्स, और दूसरी यानी कोसाइन फंक्शन के आर्गुमेंट में के एक्स एंड के एक्स कैंसल्स. तो इसको हम और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ट्वाइस a इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस के एक्स, दैट इज ट्वाइस के एक्स डिवाइडेड बाई 2, we will get only kx, into cos of omega t plus omega t is twice divided by 2, so that means we will get only omega t. So this is the expression which we have got. तो यहाँ पर हम एक बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि चूंकि ये स्ट्रिंग इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो दैट मीन्स कि जो लेफ्ट एंड है यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, और जो राइट एंड है यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. अच्छा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L. तो अगर हम लेफ्ट एंड पे ओरिजिन रखें, तो दैट मीन्स इट्स पोजीशन विल बी x इज इक्वल टू 0, और जो राइट एंड है देन इट्स पोजीशन विल बी L. तो बाउंड्री कंडीशन हम ये अप्लाई करेंगे कि एट बोथ एंड्स लेफ्ट एज वेल एज राइट द डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो हम ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे एट द राइट एंड कि when x is equal to L, it implies y equals 0. ये हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे. सो y की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, is equal to twice a into sine of
k इंटू x की जगह हम l सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। तो यहां से हमें साइन ऑफ k टाइम्स l ये 0 मिलता है। तो जब साइन का वैल्यू 0 होता है देन इट इज आर्गुमेंट यानी के एल इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, यहाँ पर जो के प्रोपेगेशन कांस्टेंट है तो इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल शुड बी इक्वल टू n टाइम्स पाई। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यूज किया है, दिस इज एन इंटीजर n, तो हम लैम्डा के साथ भी एक सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे n के दिस डिनोट्स व्हिच वेवलेंथ। तो पाई एंड पाई विल कैंसिल ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट 2l by lambda n is equal to n। तो यहां से हमें एक तो L के लिए एक्सप्रेशन मिल सकती है, L विल बी इक्वल टू n लैम्डा n बाई 2, या हम लैम्डा के लिए भी एक्सप्रेशन इवॉल्वेट कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा n को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और n को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो n विल गेट डिवाइडेड टू 2l, so we will get 2l by n, and we will call this as our equation number 1. So lambda denotes wavelength with which a standing wave can be generated on a string which is fixed on both ends. So in case of a fixed string, सारी की सारी waves with all wavelengths cannot be sustained. Only those waves will sustain which can satisfy our equation number 1. So we can give value to n is equal to 1, 2, 3 and so on, other integers. So we will get different wavelengths, or we can say we will get different frequencies in which the string can oscillate. तो इन्हीं frequencies को हम normal modes of vibration कहते हैं. The allowed frequencies with which a string can oscillate with stationary waves when it is fixed on both ends. तो उन allowed frequencies को हम normal modes of vibration कहते हैं. So we have got this equation as our equation number 1. तो the speed of transverse wave on a string, उसके लिए हमने already expression derive की है, that is given by under root the ratio of tension to linear mass density. T is tension in the string and mu it denotes mass per unit length of the string. Let us call this equation 2. अच्छा, wavelength, speed और frequency इनके दरमियान relation है that speed equals frequency into wavelength. अच्छा, frequency और wavelength जो है इनके साथ हम subscript n लगाएंगे. This n denotes which mode, first, second, third and so on. तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी fn यानी nth mode of frequency will be given by v divided by lambda n. Let us call this equation number 3. उसके बाद हम we will use equation 1 and equation 2 into equation 3. इसमें हम वेलोसिटी का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और वेवलेंथ का भी. तो we will get
Fn is equal to velocity, that is under root t by mu divided by wavelength. So इस wavelength का reciprocal multiply करेंगे n divided by 2l. तो इसको हम कन्वीनियंट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे that Fn is equal to n divided by 2l under root t by mu, and let's call this as equation number 4. And this equation number 4 gives us values of allowed frequencies. The frequencies given by equation number 4 for various integral values of n, they are the normal frequencies. They are the allowed frequencies with which the string can oscillate. तो इन्हें हम normal modes of vibrations भी कहेंगे और इनको हम eigen frequencies भी कहते हैं. So what will be the first normal mode of vibration? जब हम equation 1 में n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो substituting n is equal to 1, we will get lambda 1 is equal to 2l by 1. तो यहां से हमें lambda 1 मिलता है twice l, और l will be equal to lambda 1 by 2. So in the first normal mode of vibration, the length of the string accommodates half of wavelength. So आधी wavelength, ये length of string जो है ये आधी wavelength को accommodate करेगी. And obviously जब आधी wavelength होगी तो the string will vibrate in one segment only. The corresponding frequency will be given by equation number 4. इसमें हम n का value 1 substitute करेंगे. So we will get F1 is equal to 1 by 2l under root t by mu. So this is the first normal mode of vibration. This gives frequency of first normal mode of vibration, and we call it the fundamental frequency. और अगर ये वेव साउंड वेव हुई तो इस साउंड वेव को हम फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक टोन भी कहते हैं. तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. The whole length of the string will accommodate only half of the wavelength, and you can see that it is only and you can see it is vibrating in one segment only. तो यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक और नोड है, और इन दोनों के बीच में there is a place for maximum displacement, and this is antinode. So in the case of first normal mode of vibration, we see there are two nodes and one antinode. Second normal mode of vibration ये हमें मिलेगा जब हम equation number 1 में n का value 2 substitute करेंगे. तो we will get lambda 2 is equal to 2l divided by n की जगह हम 2 substitute करेंगे. 2 and 2 will go, so we get is equal to l. So l is equal to lambda 2. So in the second normal mode of vibration, the length accommodates one complete wavelength. और जब एक complete wavelength आएगी तो उसमें positive cycle भी आएगा और negative cycle भी आएगा. तो the string will vibrate in two segments. The corresponding frequency will be given by equation 4. तो यहाँ पे हम n का value 2 substitute करेंगे. We will get F2 is equal to 2 divided by 2l under root
t by mu. तो we can write this also equal to 2, और जो बाकी बचता है 1/2L under root t by mu, this is the frequency in first normal mode. So this is twice f1. So the frequency in second normal mode equals twice frequency in the first normal mode. So this equation gives frequency of second normal mode. तो इसको हम सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे अगर ये वेव साउंड वेव हुई तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज द सेकंड नॉर्मल मोड, और इसमें द लेंथ accommodates one complete wavelength, so it oscillates or vibrates in two segments. This is the first segment and this is the second segment. तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक नोड है यानी जीरो वाइब्रेशन, बीच में एक और नोड है और राइट एंड पे तो एक और नोड है ही, और इनके बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एंटी नोड है और यहाँ पे एक और एंटी नोड है, यानी द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम ऑसिलेशन. तो इन केस ऑफ सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन we find there are 3 nodes and 2 antinodes. 3 nodes and 2 antinodes. Let us go to third normal mode. तो थर्ड नॉर्मल मोड हमें मिलेगा जब हम इक्वेशन नंबर 1 में n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग n is equal to 3, we will get lambda 3 is equal to twice L by 3. तो यहां से हमें L के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. L will be given by 3/2 times lambda 3. तो in this case the length of the string accommodates 3/2 times wavelength. 3/2, it means 1.5. एक वेवलेंथ और उसके साथ आधी वेवलेंथ, या हम ये कह सकते हैं कि 3 half wavelengths. So that means 3 segments. So here the length of string accommodates 1.5 wavelengths and the string will vibrate in 3 segments. The corresponding frequency will be given by equation number 4 as f3 is equal to n की जगह 3/2L under root t by mu. Now this 1/2L into under root t by mu is frequency of the first normal mode, so it is 3 times f1. So this equation gives us frequency of the third normal mode and it is equal to thrice the frequency in the first normal mode. और अगर ये वेव साउंड वेव है then this is called third harmonic or second overtone. अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, the string will be vibrating in 3 segments. This is first segment, this is second segment and this is third segment for normal mode number 3. तो इसमें हम देखते हैं कि there is one node, another node, another node, another node, so 4 nodes, और हर 2 nodes के दरमियान there is a position of maximum displacement, antinode, antinode, antinode. So we find there are 4 nodes and 3 antinodes. एक और एग्जांपल हम लेंगे फोर्थ नॉर्मल मोड, तो वो हमें मिलेगा जब हम इक्वेशन नंबर 1 में n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग n is equal to 4, there we will get lambda 4 is equal to 2L by 4. 2 will make this 4 2, so this equals L by 2. तो यहां से हमें लेंथ मिलेगी
twice lambda 4. So in this case, length of the string equals twice wavelength. So the length of the string will accommodate two complete wavelengths. और एक वेवलेंथ में दो सेगमेंट होते हैं, तो दो वेवलेंथ्स में चार सेगमेंट होंगे. So the string will vibrate in 4 segments. The corresponding frequency will be given by equation number 4 as F4 is equal to n की जगह 4 into 1 by 2L under root T by mu. Now this 1 by 2L under root T by mu, this is frequency of the first normal mode. So this equals 4 times F1. And this equation gives us the frequency of the fourth normal mode, and it equals 4 times frequency of the first normal mode. और अगर ये वेव साउंड वेव हुई तो इसको हम फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन कहेंगे. तो this is the graph for fourth normal mode. So we see there are 4 segments. This is first, this is second, this is third, and this is fourth. So in the case of fourth normal mode, the string will vibrate in 4 segments. There is one node, another, 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 and another at the right end. And there is empty nodes, one here, another here, another here, another here. So we find there are 5 nodes and 4 antinodes. Let us complete our today's lecture with the ratio of frequencies. This is frequency of the first normal mode. F2 is the frequency of second normal mode, and this is twice the frequency of first normal mode. The frequency of third normal mode F3, and this is thrice the frequency in first normal mode. तो अगर इनका हम रेशो निकालेंगे तो F1 इन सब में कॉमन है. The ratio of frequencies F1 is to F2 is to F3 will be F1 is to twice F1 is to thrice F1 is to and so on. So F1 cancel होगा. So we get 1 is to 2 is to 3 and so on. So integers. Let us do a problem on it. In the given problem, we have a string of length 2 meters, and it is connected to an adjustable frequency string vibrator, which is here. And it has a linear mass density 0.006 kg per meter. So this is mu. So length L, it is here, it is length. And it is passed over a frictionless pulley of negligible mass, and the tension is provided by a 2 kg hanging mass. तो इस string को ये hanging mass अपनी तरफ खींचता है, and obviously that tension will be equal to weight of this mass. So T will be given by M into G, and M is here 2 kg. So you know M, you know G, you can easily calculate tension. You have to calculate velocity of waves on the string. So you have to calculate what V is. So obviously you have got expression for that. V is given by under root the ratio tension to linear mass density. T, that is equal to M times G divided by mu. So you know all the things on right hand side, M, G, mu, you can easily calculate velocity.
The question also asks you to the list the frequencies that the string vibrator must be tuned in order to produce the first three normal modes of the standing waves. So you have to calculate the value of F1, F2 and F3. अगर आप F1 का वैल्यू सब इवॉल्वेट करेंगे, अगर आप F1 का वैल्यू इवॉल्वेट करेंगे, then F2 will be simply twice F1 and F3 will be thrice F1. तो F1 का वैल्यू कैसे मिलेगा? F1 will be given by 1/2L times under root T by mu. So you know what T is mu and also length, so you can easily calculate F1. When you can calculate F1, you can then easily calculate F2 and F3. I leave the problem to you, solve it and send it to solution in the WhatsApp group.